हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम में। जैसा कि आपको पता है कि हम यूपी पीसीएस और एसएससी और रेलवे बाकी और एग्ज़ाम जो बाकी बड़े एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी करा रहे हैं, जिसमें हमने पहला सब्जेक्ट अपना पॉलिटी शुरू किया था, वो आपका पूरा ख़त्म हो चुका है। जिसकी 6-7 आपकी 7 क्लास के आसपास हुई हैं। फिर उसी क्लास में हमने बताया था कि आपके लिए हम टेस्ट क्वेश्चन की जो एक सीरीज लेके आएंगे, तो उसी को लेके हम प्रस्तुत हुए आगे आए हुए हैं आज। और उसमें हम पहला जो आपकी सीरीज का पहला जो एपिसोड है उसको लेके चल रहे हैं। और इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम टॉप 10 जीके जीएस क्वेश्चन आपके चलाया करेंगे, जो आपको लगभग पर डे मिला करेंगे। जिससे क्या होगा कि आपकी जो है तैयारी के साथ, सब्जेक्ट्स की तैयारी के साथ साथ आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती रहेगी। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हैं या आते रहे हैं या आने की संभावना है। तो कोई भी फालतू एग्ज़ाम जो है क्वेश्चन नहीं है इसमें। और बाकी आपके ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें जो मिलेंगे वो आपके सब्जेक्ट जैसे जैसे ख़त्म होते जाएंगे उसी तरीके से उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये इस तरीके से वहाँ समझिएगा कि जो है फालतू है। आप अगर इसको करते हैं, इनको करते हैं, तो आप ये मान के चलिए आपके जो वनडे के एग्ज़ाम है, चाहे एसएससी का मेंस दे रहे हो, चाहे पीटी दे रहे हो, यूपी पुलिस का चाहे एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो, जो एसएससी के क्वेश्चन आते हैं लगभग आपको मिल जाते हैं। तो वो जो स्टैटिक से आएंगे, इसके अलावा करंट अफेयर के जो क्वेश्चन कराए जाएंगे वो भी आपके इसमें आते रहेंगे। तो सीरीज आपकी चलती रहेगी। तो इसी सीरीज में हम पहला जो है आपका 10 क्वेश्चन को लेके प्रस्तुत हुए, और इनको देखिए और इनको अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और देखते हैं क्या है। 10 मिनट में आपके लगभग हम पूरा क्वेश्चन 10 क्वेश्चन किया करेंगे, जिससे आपके उस पर चर्चा भी हो जाया करेगी और आपके आसानी से क्वेश्चन भी हो जाया करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं और देखते हैं क्या है इन क्वेश्चनों में। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा कि इसमें लिखा हुआ है कि जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम क्या मानते थे या क्या मानते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या मानते थे जैन धर्मावलंबी जो थे, जो अनुयायी थे, वो महावीर को क्या मानते थे। तो वो इस तरीके से आपको बताना है कि जैसे या तो ईश्वर मानते थे, पहला ऑप्शन, या देवी दूत मानते थे, या फिर सन्यासी मानते थे, या उनको तीर्थंकर मानते थे। तो आपने अगर हमारी जो हिस्ट्री की जो जीके जीएस प्रोग्राम चल रहा है अगर वो किया है तो आप आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर नहीं किया है तो हम आपको पढ़ाएंगे, अगर तो भी आप इसको तो आंसर जानते ही होंगे। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आप सभी जानते हैं इसका आंसर डी आंसर होगा। तो आपका जो है आंसर वो इसमें तीर्थंकर है, जो कि आपको पता है 24 तीर्थंकर महावीर जो है 24वें तीर्थंकर थे। इससे पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। तो इन सारे जो आपके इनके जो तीर्थंकर हुआ करते हैं, जिनको कैवल्य प्राप्त था, जिनको विजेता कहा जाता था, तो वो सारे क्या थे, वो 24 के 24 आपके जैन धर्म से संबंधित तीर्थंकर कहे जाते हैं। जो भी जिनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिनको कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, तो वो सारे क्या हैं, तीर्थंकर होते हैं। तो इस तरीके से ये अगला क्वेश्चन है। आप अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या है। तो दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। यानी ये कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध को जो जिनकी मृत्यु हुई थी, तो उस घटना को क्या बोलते थे, महापरिनिर्वाण बोलते थे। तो उनको कहाँ पे उनकी जो है महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन या लुम्बिनी में हुई थी, दूसरा ऑप्शन आपको बताना है या सारनाथ में हुई थी, या तीसरा है जैसे कुशीनगर में हुई थी, या चौथा ऑप्शन है आपका बोध गया में हुई थी। तो आपको चारों बतानी है। चारों में से कौन सा आंसर आपका बनेगा। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। तो वैसे तो मैं आप लगाइए, आपको इसको पॉज करके अपना आंसर लगा के देखिएगा, और इसका आंसर जो बनेगा वो आप अपने दिमाग में रखिए। और इसका आंसर जो मैं बता देता हूँ, तो कुशीनगर इसका आंसर बन जाता है। कुशीनगर इसका आंसर है। आपको सभी को पता है महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु इनको कहाँ पे हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी। तो कुशीनारा भी बोलते हैं उसको। लुम्बिनी में आपको पता है इनका जन्म हुआ था। सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिए थे, और बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इस तरीके से चारों जो हैं जगह इनसे संबंधित हैं। बोध गया में क्या है, ज्ञान प्राप्त हुआ। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। ठीक है, तो जो उसको क्या बोलते हैं, सारनाथ में जो उपदेश दिया तो धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। इसके अलावा कुशीनगर में जब मृत्यु हुई तो उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है अगले क्वेश्चन में। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था। तो इसमें क्वेश्चन यही किया जा रहा है कि जो दक्षिण भारत में जो भी मध्यकालीन शासक, दिल्ली सल्तनत के शासक थे या जो भी मध्यकालीन शासन चलता है, उसमें दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला और उसको विजय करने वाला पहला शासक कौन था। तो वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या वो अलाउद्दीन खिलजी था,
क्या वो आपका शेरशाह सूरी था, या क्या वो शाहजहाँ था, और क्या वो अकबर था। तो इस तरीके से आपको इसमें से ऑप्शन छांटने हैं, कौन सा आंसर इसमें बनेगा। आप पॉज करिए, आप इसका आंसर लगाइए, और नहीं तो आप देखिएगा कि इसमें आप याद कर पा रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं। नहीं तो आपको नहीं समझ में आए तो जीके जीएस प्रोग्राम इसके बाद, क्लास के बाद आप आसानी से उसको देख सकते हैं, तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, अलाउद्दीन खिलजी आपका इसका आंसर बनेगा। तो इसमें क्या है, दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन हो जाता है, तो आपका अलाउद्दीन खिलजी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा, जैसे को हमने जी के जीएस प्रोग्राम में आपका पढ़ाया हुआ है, उसमें बाकायदा अलाउद्दीन खिलजी के सारे जो हैं आक्रमण बताए थे, किन में विजय हुआ, कहाँ पे कौन से आक्रमण किए, तो वो सारी बात है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगले क्वेश्चन में आपका क्या है, तो इसमें कह रहे हैं कि पाहोल प्रणाली को किस सिख गुरु ने प्रारंभ किया था। यानी एक प्रणाली है पाहोल प्रणाली, और इसको शुरू करने वाले सिख गुरु पूछे गए हैं। तो आपको बताना है उसमें से कौन से हैं, क्या वो गोविंद सिंह हैं, क्या वो रामदास हैं, या फिर क्या वो गुरु नानक जी हैं, क्या वो अर्जुन देव हैं। तो आपको चारों में से लगाने हैं। आप पॉज करके ध्यान रख, मतलब कोशिश याद करने की कोशिश करिए कि इसमें आपको याद आ पा रहा है कि पाहुल प्रणाली कभी पढ़े हैं कि नहीं। अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको मैं आंसर बता देता हूँ कि इसमें गोविंद सिंह जो है आपके आंसर हो जाते हैं, कि पाहुल प्रणाली को किस सिख गुरु ने शुरू किया था, तो वो आपके गोविंद सिंह हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और इसमें समझते हैं कि अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी। अब इसमें एक बात समझने वाली है कि इसमें ना तो स्थाई बोला है ना अस्थाई बोला है, यानी कि आपको सिर्फ ये बताना है कि पहली फैक्ट्री भारत में कहीं भी अगर अंग्रेज़ों ने लगाई थी तो वो कहाँ पे लगाई थी, तो वो आपको बताना है। तो ठीक है, इस तरीके से आपको बताना है, क्या वो कलकत्ता में थी, या क्या वो अहमदाबाद में थी, या वो बड़ौच में थी, या मछलीपट्टनम में थी, जिसको मसूलीपट्टनम भी कह देते हैं। तो आपको इसमें से आंसर लगाना है। तो वैसे इसका आंसर मछलीपट्टनम है, क्योंकि मछलीपट्टनम में जो है पहली फैक्ट्री लगाई थी तो 1611 में। फिर क्या हुआ, इनको जो है इनके टॉमस मुनरो जब गए थे तो उनको क्या है स्वीकृति मिली, और इसके बाद इन्होंने सूरत में जो है अपनी फैक्ट्री, पहली स्थाई फैक्ट्री लगाई थी। तो वो उसके बारे में आपको पता होगा। तो या कैप्टन हॉकिंस भी गए थे, तो उनकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे सूरत में जो है उनको फैक्ट्री बनवाने की अनुमति मिल गई थी। तो सूरत में स्थाई बनी थी, लेकिन मछलीपट्टनम में अस्थाई पहली फैक्ट्री लगाने अंग्रेज़ों ने जो लगाई थी भारत में, वो आपकी मछलीपट्टनम में थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कह रहे हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में किस परिस्थिति में कमी की जा सकती है। ये कह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट होता है, उनके न्यायाधीश जो होते हैं, उनके वेतन में अगर कटौती करनी है तो कौन सी कंडीशन होगी, तब कटौती होगी। क्या वो कंडीशन यदि संसद 2/3 बहुमत से पारित कर दे प्रस्ताव को, तब हो सकती है, या दूसरा ऑप्शन है कि वित्तीय आपातकाल के समय कर सकते हैं ऐसा, या यदि राज्य इस संबंध में कोई कानून पारित करे तब ऐसा हो सकता है, या फिर जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तब ऐसा हो सकता है। तो आपको याद करना है कि मैंने आपको पॉलिटी में पढ़ाया था, तब बताया था कि कब किस कंडीशन में जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और बाकी जो है कोई भी अधिकारी है तो उनके वेतन में कब कमी की जा सकती है। तो मैंने आपको इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ था। तो इसमें आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा वित्तीय आपातकाल बनेगा। तो आपका कौन सा आंसर है, वित्तीय आपातकाल इसमें आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और अगले क्वेश्चन में आपका क्या है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है। तो आर्थिक योजना जो प्लानिंग होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है, जैसे पहले योजना आयोग करता था, अब जो है ये आपका नीति आयोग हो गया उसकी जगह। तो इस तरीके से जो ये करते हैं, तो वो प्लानिंग जो है सरकार जब करती है तो वो किस विषय में आता है। क्या वो संघ सूची में आता है, ठीक है, क्या राज्य सूची में आता है, क्या संघ सूची में आता है, या समवर्ती सूची में आता है, या किसी भी सूची में नहीं आता। तो इस तरीके से आपको आंसर लगाना है। इसमें सोचना है कि ये आर्थिक योजना जो होती है, जो प्लानिंग की जाती है, जो स्कीम बनाई जाती है, इकोनॉमिक स्कीम, तो वो किस में आते हैं, तो किस सूची में आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये समवर्ती सूची में आते हैं, कि इसमें राज्य भी बनाते हैं और केंद्र भी बनाता है। और फिर मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाते समय बताया था कि अगर विवाद हो जाता है तो संघ सूची जो है, यानी केंद्र सरकार की जो भी प्रस्ताव होंगे उसको मान्य होगा, राज्य सूची का नहीं होता है।
तो इस नहीं सॉरी राज्य का नहीं होता है। तो अगर संघ और राज्य में विवाद होने की कंडीशन में संघ को प्राथमिकता दी जाती है, संघ को क्या दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका 8वें नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा उसमें कह रहे हैं कि अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित हैं। तो अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित हैं, मैंने आपको डिस्कशन पॉलिटी करते समय बताया हुआ था। तो आपको बताना है किस में निहित हैं। क्या वो राज्यसभा में निहित हैं, क्या वो संसद में निहित हैं, क्या वो राज्य विधानमंडल में निहित हैं, या लोकसभा में निहित हैं। तो आपको बताना इन चारों में से आपकी जो है अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन जब करते हैं तो आपको एक आइडिया लगता है कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए जिससे उनको आइडिया लगे और वो भी इस सीरीज में जुड़ पाएँ। और ये सीरीज आप कंटिन्यूस चलने वाली है, तो आपको पर डे 10 क्वेश्चन मिला करेंगे। तो इस सीरीज को अगर करते हैं आपके एग्ज़ाम तक आपके पास 500-600 ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हो सकता है 6 महीने के अंदर जो एग्ज़ाम कराने की बात थी तो वो आपकी जल्दी कराई जाए, और अगर मान के चलें कि आपके 4 या 5 महीने और लग सकते हैं तो आपके 150 दिन होते हैं, और 150 दिन में अगर आप 10 क्वेश्चन रोज़ लेके चल रहे हैं तब भी आपके 1500 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आप इस तरीके को देखिए कि इम्पोर्टेंट अगर 1000-150 क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। इसमें आंसर कौन सा बनेगा, तो संसद को, जिस तरीके से मैंने पॉलिटी में बताया था कि रेजिडुअल पावर जो होती हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ, जो ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो किसी भी सूची में जो है अंकित नहीं है, जो नहीं डली हैं, तो वो शक्तियाँ जब वो विषय जब आते हैं तो वो अवशिष्ट शक्तियाँ कहलाते हैं, अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। और उस पे जो है विधेयक या कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, तो वो संसद के पास होती है। तो ये इसका आंसर जो बनेगा वो संसद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और अगले क्वेश्चन में क्या है कि ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है। तो इनका जो है क्वेश्चन है कि राज्य सरकार को अगर हटाना है तो वो किसके द्वारा किया जाएगा। क्या वो संसद कर सकती है ऐसा, या फिर राज्यपाल ऐसा कर सकता है, या उसको राष्ट्रपति हटा सकता है, राज्य सरकार को ख़त्म कर सकता है, या फिर राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। तो इसमें से आपको आंसर लगाना है। पॉलिटी में हम पढ़ते समय हमने बताया हुआ था कि अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्य सरकार को हटाया जा सकता है, और राज्य सरकार को किसकी रिकमेंडेशन पर हटाया जाएगा, तो इसका आंसर बनेगा आपका डी, यानी राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति इसको हटा सकते हैं, तो बर्खास्त कर सकते हैं राज्य सरकार को। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और 10वें नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है। यानी ये कहना चाह रहे हैं जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने ली थी, जो स्रोत, तो वो स्रोत कहाँ से है, यानी उस देश का नाम बताना है जहाँ से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया था। तो वो प्रावधान क्या हमने यूएसए से लिया था, क्या हमने वो दक्षिण अफ्रीका से लिया था, क्या हमने कनाडा से लिया था, या फिर क्या हमने आयरलैंड से ये सब प्रावधान लिया था कि संविधान में संशोधन जो आर्टिकल 368 में हम लोग करते हैं, जिसके ज़रिए और संविधान में संशोधन करते हैं, तो वो प्रक्रिया जो हमने ली थी वो कहाँ से ली थी, तो इस पे आपको बताना है। तो इसके बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ है। अपने स्रोत जब पढ़ रहे थे तो दूसरी क्लास थी, तो उसमें हमने जाना था कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली है, और बाकायदा हमने चीज़ें अच्छे से की थी। तो इस तरीके से आप आंसर लगा सकते हैं कि इसका आंसर दक्षिण अफ्रीका हो जाता है। तो चलिए आज 10 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। तो इसी के साथ हम अब आपको अगली जो आपके एपिसोड में मिलेंगे, और तब तक के लिए आपकी जो अगली क्लास होने वाली है पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी की, तो उसको करना मत भूलिएगा। अगर आप एग्ज़ाम कोई भी एसएससी का दे रहे हैं, चाहे पुलिस का दे रहे हैं, चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वो कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप ज्योग्राफी या कोई भी जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, और जीके जीएस प्रोग्राम अगर आपने नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि उसमें हिस्ट्री पूरी हो चुकी है, एंशिएंट हो चुकी है, मध्यकालीन चल रही है, तो आप उसको करिएगा, उसमें आपको चीज़ें पता चलेंगी। और उसी के साथ ये सीरीज़ आप करते रहिए 10 क्वेश्चन वाली। इससे क्या है, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं आपको एग्ज़ाम को लेके, तो वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो तब चलिए फिर इस सीरीज़ से बने रहिए, और इसको अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।